चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ये दो बड़े बड़े स्तंभ दिखाई देते हैं। एक है सामने विजय स्तंभ और ये वाला है जो फिलहाल जहाँ हम खड़े हैं कीर्ति स्तंभ। तो आपको कुंभलगढ़ में हवन की बड़ी बड़ी पक्की वेदियाँ देखने को मिलेगी। मतलब हर 2 महीने 15 दिन में हवन केला ककड़ी पानी की बोतल भी है। बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि हीरा ककड़ी गाँव काट के मसाला डाल के देंगे भैया। मतलब नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, पॉजिटिव ही आएगी। सामने बताई गई है कुंभकर्ण पहाड़ी। ये इनका सिर, पेट और पैर सूर्य की पहली किरण इसको खोल दिया गया, क्योंकि पूर्व इस बेचारे जानकारी आप उसको ढूंढते ही लोग कुंभलगढ़ का विजिट आपको नहीं हो पाएगा। अकबर के सेनापति ने 3 साल वह नीचे घूमता रहा, लेकिन उसको कुंभलगढ़ के दर्शन नहीं हुए, छुपा हुआ किला। अगर कुंभलगढ़ को आपने ध्यान से देखा हो तो उस पर ऐसे गोल गोल डोम बने हुए, बड़े बड़े जैसे गोल गोल। उससे क्या होगा, कोई ऊपर नहीं चढ़ पाए। बाद में क्या करते थे, हमारे इधर मेवाड़ में उसको बोलते गोल, और महाराष्ट्र में बोलते गोल पर। छिपकली से बड़ा होता है, उसको ट्रेन किया जाता है, छिपकली से थोड़ा सा बड़ा, उसको फेंकते हैं, वो चिपक जाती है। अगर 10 जने भी चढ़े तो वो खुलेगी नहीं। एक कोड होता था, 2 बार हिला तो भी वो हट जाएगी। कुंभलगढ़ उससे कुंभलगढ़ की बात बता रहे। उसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा था वो चिकने चुनने से कर दिया, वो भी वहाँ नहीं चिपक, इसलिए कुंभलगढ़ सबसे सुरक्षित है। कोई नहीं उसको, मतलब आपको बहुत कम तोड़ दो। कुंभा क्या थे, हवन आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा किले हैं महाराष्ट्र में, शिवाजी महाराज जी 450-500 किले महाराष्ट्र के अंदर है। कुंभलगढ़ गए आप, आइडिया देख दीवारों को, ये गेट पे ये दोनों किले रहते हैं ना, ज़्यादा हाथी से उसको तुड़वाया करते थे गेट, तो हाथी के उसको धोखा देने के लिए लगाए जाते थे। चलिए किसी संत के पास पूछते हैं, कोई उपाय संत के पास जाते हैं कि भाई मेरा ये किला बन गया, उपाय संत बोलते हैं कोई भी स्वेच्छा से अपनी मेहरबानी दे देगा, सूरत की पहले स्टेट पे आती। इधर 7 दरवाजे थे, सभी यहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी, ढलान बनी हुई थी। आप यहाँ पे देख लो, फिर आगे चलते हैं। संत पहाड़ी पे पैदल पैदल चले, ये 36 किलोमीटर भी बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ से पूरी एक तरीके से चित्तौड़ घाटी का दिखाई पड़ता है। और हरी भरी घाटी है ये, यहाँ कहीं भी रेगिस्तान या रेत का नामो निशान तक नहीं है। हरी भरी पूरी घाटी है। और चित्तौड़गढ़ जो किला है ये ऊंचाई वाली जगह पे बसा हुआ है, जहाँ से ये पूरा दृश्य दिखाई देता है। ये किले की दीवारों से नीचे का दृश्य है। घोड़ा भी खड़ा कर रखा है जिनको घोड़े पे आना है। ये किले की दीवारें हैं चारों तरफ की सुरक्षित। और ये गांव बसा हुआ ये बाज का गांव है, ये बाद में बसा, पहले नहीं था। बड़ी भी मुंडी है, वो बड़ा चाहिए, बड़ा बड़ा वो छोटा आगे चलेगा। किले पे आने का
द्वार रहा होगा। और ये किले की बुलंद दीवारें, नीचे बसा हुआ गांव। यहाँ भी एक द्वार है। तो ये सब एक कितना इनको समय लगा होगा बनाने में, कितना मानव श्रम लगा होगा, मेहनत लगी होगी, मटेरियल। तो इन सब महलों को, किलों को देखते हुए बस यही लगता है कि किस तरीके से मुट्ठी भर लोग बाहर से आए और एक के बाद हम लोग उनसे हारते गए। बड़ी आश्चर्य की बात है। हालांकि ये भी बोला जाता है किले की जो दरवाजे थे, उनका जो गेट है हमेशा अंदर से ही खुला है। तो कहीं ना कहीं शायद लोगों को ये भान नहीं था उस समय कि वो कितने बड़े खतरे को बुला रहे हैं, जिसका खामियाजा देश लंबे टाइम तक भुगतेगा। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है क्योंकि जो बाहर से आक्रांत आए, उनके साथ जो सैनिक थे मुट्ठी भर, कहीं ना कहीं उनकी रसद की आपूर्ति स्थानीय आवश्यकताएं पूर्ति करती थी। अगर उनकी सप्लाई को कहीं ना कहीं से हम काटते तो शायद उनको ज़्यादा मुश्किल बात नहीं थी हराना। लेकिन प्रतीत ये भी होता है कि जनसाधारण इस लड़ाई में कहीं भी नहीं था। जनसाधारण को यही नहीं मालूम था। तो राजा महाराजा तो अपने साम्राज्यों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे और जनसाधारण कहीं ना कहीं इस उम्मीद में था कि पता नहीं राजा बदलेगा तो उनके दिन बदलेंगे। तो शायद जनसाधारण ने इन लड़ाइयों में कोई हिस्सा नहीं लिया और वो एक मूक दर्शक के माफिक बने रहे। अगर राजा महाराजा उनको अपने विश्वास में लेते, उनको साथ रखते, तो शायद कोई ताकत नहीं थी जो बाहर से आके जीत सकती थी। जी किले के अंदर ही हम फिलहाल चल रहे हैं और ये बहुत बड़ा किला है। इसको अच्छे तरीके से देखने और समझने के लिए पूरा एक दिन चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है। क्योंकि पूरा उस ज़माने में तो एक शहर ही बसा हुआ रहा होगा यहाँ। जैसे आजकल मिलिट्री कैंट एरिया होता है, तो उस ज़माने के ये किले कैंट ही हुआ करते थे। यहाँ सेना, दरबारी, राजा के सब सुरक्षित, रानियाँ, सब लोग जो जिनको भी सेफ्टी सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, उनको इन किलों के अंदर रखा जाता था और उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाते थे। सेना नहाती थी। ये सेनाओं के नहाने की जगह है और पानी की बड़ी सुंदर व्यवस्था की हुई है। देखो, बारिश के पानी को मृगवन दुर्ग इसका नाम रखा गया है। जिस प्रकार से आज के दिनों में एक मिलिट्री छावनी होती है, कैंट एरिया प्रोटेक्टेड, बिल्कुल उसी तरीके से ये किले उस ज़माने के कैंट एरिया थे। जिनमें आपका राजकाज चलता था, ट्रेजरी हुआ करती थी, कोषागार, धन, बहुमूल्य चीज़ें रखी जाती थी सब। तो आक्रांता किले पे कब्जा इसलिए करते थे कि यहीं से उनको लूटपाट के लिए सब कुछ उपलब्ध होता था। तो ये भी पद्मिनी जी का महल बताया जाता है, पानी के बीच में बनाया गया है ये। और जल संरक्षण की यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है। तो ये जो है महल बताया गया है अंदर।
इतने हजारों वर्षों के विध्वंस और विनाश के बाद ये सभ्यता अगर अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश फिर से कर रही है, तो आज भी बहुत सारी ताकतों को ये नहीं हो रही है एडजस्ट बात। ये सभ्यता अपने अतीत पे और अपनी परंपराओं पे और अपनी प्राचीन समृद्धि पे गर्व कर सके, क्योंकि इसको तो हमेशा प्रयास किया गया है कि नीचा दिखाया जाए। अपराध बोध से कहीं ना कहीं भर दिया जाए। पानी की व्यवस्था, यहाँ तो लोग नहा भी रहे। हाँ, इसमें तालाब में यहाँ कोई मंदिर है? ये कालिका माता का मंदिर है। कौन सी माता? कालिका। कालिका माता मंदिर। अच्छा, ये उनकी कुल देवी होंगी, राजा महाराजाओं की कुल देवी कालिका माता मंदिर। जय माता रानी, जय भवानी, जय माता रानी, जय भवानी। ये रानी पद्मिनी जी का महल बताया गया है, जहाँ रानी पद्मिनी रहा करती थी। ये पानी के बीच में बनाया हुआ है ये, और जाने की व्यवस्था रही होगी उस समय पे। यहाँ चारों तरफ तालाब है इसके। 90s के बाद में गवर्नमेंट ने स्पोर्ट के ऊपर साइड टनल्स बंद कर दी। अब ओनली फॉर पानी का वाटर टैंक आपको देखने मिलता है। ऐसे इस किले के ऊपर 84 वाटर टैंक बने हुए हैं जो अलग अलग जगह बने हुए हैं। यानी 84 पानी के तालाब बनाए गए थे उस ज़माने में। पहले के ज़माने में 70,000 लोग इस पोर्ट के ऊपर रहते थे, तो उनके पीने, नहाने और बारिश का पानी कलेक्ट करने के लिए 84 वाटर टैंक बनाए गए थे। अगर आप गूगल पर भी सर्च करते हैं तो सबसे पहला जो इमेज आपको यहीं पर रहती है। साथ ही में सामने साइड में ऊपर की तरफ में एक डैमेज हवेली देखने मिलती है। जैसे वो डैमेज है, अंदर जाना अलाउड नहीं रहता है, वो कहलाती है जयमल जी कहते हैं। महाराणा उदय सिंह जी जो कमांडर थे, जो सेनापति थे, वो वहाँ सामने वाली हवेली के अंदर रहा करते थे। उन्हीं की वाइफ फूल कौर ने 7,000 लेडीज के साथ थर्ड जोड़ रखा था। तो सेनापति और सेनापति की वाइफ वहाँ पर वो सामने जो पानी का तालाब दिखाई दे रहा नहीं हुई, तो हम गाड़ी में तालाब उसी के फ्रंट से उतरे, फिर हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे रानीगढ़ मिलने का प्रयास। समर पैलेस कहलाता है, जल महल बना हुआ है, वो हमें नेक्स्ट में अब देखिए। उसके बाद आपको फोटो लेना हो तो यहाँ से विनती पेश करें, हम आगे। गांधी जी के कान तोड़े गए हैं। ये मूर्तियों के सिर गायब हैं। अगर उसके उपरांत भी कोई बोलता है कि इनका उद्देश्य सिर्फ लूटपाट करना था, यहाँ से इसको तोड़ के क्या मिला होगा। इनका एक पैर तोड़ा गया है। जानबूझ के जो है खंडित की गई मूर्तियां हैं हमारी। ये चीज़ है इतिहास ने छुपाई है, और अब धीरे धीरे ये सब चीज़ सामने आ रही हैं कि जानबूझ के एक सभ्यता को समाप्त करने की कोशिश थी। तो ये शिव मंदिर है किले के अंदर, और अच्छी बात यह है कि फ़िलहाल भी इसमें पूजा हो रही है। और ये भी आक्रांताओं द्वारा खंडित किए गए थे। ये देख सकते हैं, इनको खंडित किया गया है। तो आक्रांताओं का लक्ष्य मात्र लूटपाट करना नहीं था, कहीं ना कहीं इस सभ्यता को खंडित करने का प्रयास भी था, दूषित करने का प्रयास था। अगर लूटपाट करनी थी तो लूटपाट करते। इनको कलाकृतियों को तोड़ना, खंडित करना, मूर्तियों के सिर गायब हैं, तो ये सब कुछ करने से यही था कि कहीं ना कहीं सभ्यता को नीचा दिखाया जाए, ताकि वो सभ्यता अपने आप पर कभी गर्व ना कर सके। वो
ऊपर ना उठ सके। तो चित्तौड़गढ़ किले में ये जौहर स्थल की जानकारी दी गई है। चित्तौड़ दुर्ग का स्थान जौहर स्थल के नाम से जाना जाता है। आक्रांताओं से अपनी मातृभूमि और सतीत्व की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अग्नि की ज्वालाओं में प्रवेश करना जौहर कहलाता है। मेवाड़ की हजारों वीरांगनाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु चित्तौड़ दुर्ग में 3 बार जौहर कर अपने कुल का गौरव बढ़ाया। पहला जौहर सन 1303 अगस्त 17 शनिवार के दिन रतन सिंह की रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों क्षत्राणियों ने किया था। ये पूरा जौहर स्थल है। यही है जौहर स्थल। ये देखो लिखा तो हुआ जौहर स्थल। हाँ यहाँ पे 8 जुलाई होगी। हाँ हाँ यही तो खुद रही थी। समाधीश्वर मंदिर और इसकी जानकारी भी दी हुई है बाहर। शिव मंदिर था ये। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित आक्रांताओं के प्रति जो हमारा संघर्ष रहा है, बहुत लंबे समय तक ये संघर्ष रहा है। ये सब हमारी विरासत उसी संघर्ष के प्रतीक हैं, जिनकी वजह से आज भी ये सभ्यता प्राचीन सुरक्षित है। ऐसे वीरों के बलिदान को हम भी सादर नमन करते हैं। यहाँ पे छोटे बड़े 113 मंदिर थे, उनको तोड़ दिया गया। तो अभी जैसे आप जिस पुलिस से आप आए थे ना चित्तौड़ किले पे, एक अलग चीज ने बनाई थी, उसको क्या है आगे जाना था ना। अच्छा आप एक काम करिए, चलेंगे ये तो अपन चल रहा है, अपन किधर चल वो पक्षी वो तो बंद हो रही गाँव से डूबा हुआ है। उसने वो देखा था वो जब ये पुराने जमाने में इतनी ऊंचाई पे था। चलो शास्त्री जी को खा दिया गया। शास्त्री जी पूरा देखो आके देखो। तो मुझे याद है लगभग कक्षा 5 या 6 में मैं था, तो पिताजी ने गीता प्रेस गोरखपुर की छपने वाली एक पुस्तक ला के दी थी, वीर बालक। तो उसका जो मुखपृष्ठ है उस पे ये विजय स्तंभ की फ़ोटो है और उसके साथ
झुके हुए महाराणा प्रताप की। तो ये जो छवि है विजय स्तंभ की, ये तभी से मस्तिष्क में अंकित हो चुकी थी और आज इसको सौभाग्य मिल रहा है हमको साक्षात देखने का। अच्छा, ये है विजय स्तंभ है, ये है। तो चित्तौड़गढ़ के किले से ये शहर का सुंदर दृश्य, पूरे चित्तौड़ शहर को आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके का दृश्य ये दिखाई दे रहा है। मैं शायद जब कभी क्लास 5 या 6 में था तो पिताजी ने गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सारी किताबें ला के दी थी। उनमें से एक बुक थी वीर बालक। तो आज भी मैं देखता हूँ, तो तुमको भी ला के दी मैंने बाद में। तो उस बुक में जो फ्रंट पेज है उसका कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ के साथ इस तरीके से ऐसे राणा प्रताप जी का उसमें फोटो है, इस तरीके से। तो वो बचपन से ही अंकित हो गया था दिमाग में कि भाई ये जगह। और फिर उस वीर बालक अमर सिंह राठौर और बहुत सारी उसमें कहानियाँ थी। तो वो कहीं ना कहीं मन में था कि अगर मौका मिलेगा कभी तो इस वीर भूमि का दर्शन करेंगे। और आज रियली में बड़े सौभाग्य की बात है और मैं बड़ा अंदर से भी भावनाएं निकल के आ रही है कि हम इस वीर भूमि पे खड़े हैं, जहाँ बलिदान दिए हैं अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए। नॉट ओनली बाई men but women also sacrifice their lives. इतिहास के नाम पे जो बताया जाता है कि हमारे जो मंदिरों पर अटैक किए हुए विदेशियों ने वो सिर्फ लूटपाट के लिए किए, तो ये गलत है। बिल्कुल एक झूठा इतिहास है। अगर लूटपाट करनी थी तो इन मूर्तियों को क्यों खंडित करने का प्रयास किया गया, क्यों इनको नष्ट भ्रष्ट किया गया, क्यों इनको तोड़ा गया। लूटपाट तो करती थी, जहाँ भी उनका खजाना था लूटना था। लेकिन इसको सब जो खंडित किए गए हैं जानबूझ के, तो ये इतिहास के एक बहुत तोड़ मरोड़ के हमें प्रस्तुत किया गया है। ये कहीं ना कहीं एक सभ्यता को लज्जित करने का और उसको नीचा दिखाने का उनका प्रयास था कि हम विजेता हैं और हम आपकी जो पहचान है, आपकी धरोहर है, हम उसको तहस नहस करने के लिए आए हैं। ये भी गार्डन है, कुछ नहीं, बस